रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। प्रोग्राम का नाम है लिटरेरी गुरु। मेरा नाम है स्वाति और आज हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान है वो है जानी मानी थिंकर, राइटर एंड एजुकेशनिस्ट मृदुला गर्ग। साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित मृदुला गर्ग जी के पास अनेक पुरस्कार और सम्मान हैं और उसमें शामिल है साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण, व्यास सम्मान, विश्व हिंदी सम्मेलन द्वारा इन्हें दिया गया लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर अवार्ड और साथ ही ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क ने आपको प्रदान किया है हेलमन हैमिट ग्रांट फॉर करेजियस राइटिंग। मृदुला गर्ग जी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में लेक्चरर भी रही हैं। एजुकेशन से इनका पुराना नाता रहा है, साथ ही साथ इनकी लेखनी में बहुत ही ज़्यादा पावर है और उससे ज़्यादा पावर है इनकी कॉन्वर्सेशन में, और ये कॉन्वर्सेशन आज हम इनसे करने जा रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लिटरेरी गुरु। मृदुला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। मृदुला जी, लिखने की तरफ जो आपका रुझान रहा उसमें आपके फैमिली बैकग्राउंड का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, ऐसा हमने अभी तक सुना है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। हमारा जो परिवार था उसमें सब बहुत पढ़ते थे साहित्य जी। माँ तो बल्कि उनका यह हाल था कि वो अच्छा उपन्यास पढ़ रही होती थी तो उस दिन खाना क्या बनेगा बतलाना ही भूल जाती थी रसोइये को। तो जिस दिन बहुत ही रद्दी खाना बना होता था जी, हम समझ जाते थे कि मम्मी कोई बहुत ही उम्दा किताब पढ़ रही हैं। क्या बात। और उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि तुम ये किताब पढ़ो, मगर जब वो पढ़ चुकती थी तो वो हम अपने आप ही उठाकर पढ़ते थे। एक तरफ तो माँ थी और फिर पिताजी भी बहुत साहित्य पढ़ते थे और उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी में वो पढ़ते थे। माँ हिंदी और उर्दू में पढ़ती थी। उसके अलावा जितनी भी विश्व की और अपने देश की भाषाएं हैं उन सब से अनुदित साहित्य हम पढ़ते रहे, खासकर रूसी से। जी। और बहुत कम उम्र में अचरज होता है लोगों को सुनकर कि मैंने ब्रदर्स कैरामाज़ोव 9 साल की उम्र में पढ़ा था। तो ये माहौल था, सभी पढ़ते थे। दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ लड़के लड़की में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। जी। हम 5 बहनें थीं और हर बहन की टीचर ये कहती थी इकलौती हो ना, इसलिए इतनी बहस करती हो, इसलिए इतनी आज़ाद ख्याल हो। उनका ख्याल होता था कि भाई ये शी इज़ वन स्पॉइल्ड ओनली डॉटर। जी, तो सबको ऐसा लगता था कि ये सब जो है ज़रूर अपने घर में इकलौते हैं, इसीलिए बहुत पैम्पर्ड है। हाँ, पैम्पर्ड है। मगर पैम्पर्ड से ज़्यादा कि जो मन में आता कह देती हैं। जी। टीचर से बहस करती हैं, तो वो हम करते थे और घर में भी बहस करना हमें मना नहीं था। जी। सवाल करो, बहस करो। और दूसरा अपने यहाँ राजनीति पर बात होती थी। पिताजी आज़ादी के आंदोलन में रहे थे और बहुत सारे लोग जो उससे जुड़े थे हमारे यहाँ आते जाते रहते थे। और एक किरदार को मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी, वो हमारी आया थी कहने को, मगर वो हमारे साथ 40 बरस रहीं और उन्होंने हमें राजनीतिक सोच दिया जी। कि सबसे बड़ी चीज़ है आज़ादी। मतलब एक ज़माना था जब आज़ादी जो लफ्ज़ है उसमें मेरे लिए कहीं ज़्यादा रोमांच था, महबूब या प्रेमी या मोहब्बत या प्यार या इश्क से। जी। मतलब आज़ादी जैसे एक इतनी बड़ी चीज़ थी और जब आज़ादी मिली तब भी एक मुझे वो दिलकश चीज़ लगी, कोई दिलकश तराना जैसे गा रहा हो, जिंदगी में आ गया हो। जी, ये कॉन्सेप्ट बहुत कहना चाहिए कि जिंदगी में बहुत ही शुरुआती दौर में आपको मिले, जो हमेशा आपके साथ भी रहे। हाँ। इसके साथ साथ जो पॉपुलर फिगर्स थे, जैसे हम उसमें मीडिया का रोल मान सकते हैं, सिनेमा का रोल मान सकते हैं, तो क्या ऐसे भी कुछ किरदार रहे जिन्होंने आपको प्रभावित किया थ्रू पॉपुलर मीडियम? हाँ, मतलब हम लोग फिल्में बहुत देखते थे, खासकर अंग्रेजी की। जी। मगर उस तरह से हमें फिल्में देखने का मिराक नहीं था। हालांकि जो क्लासिक फिल्में रहती थी वो हम ज़रूर देखते थे और ख़ासकर उन दिनों रविवार को सुबह पुरानी फिल्म दिखाई जाती थी आधे रेट पे। जी हाँ, वो हम देखते थे। जी। मगर मुझे लगता है कि एक वक्त हुआ आया फिल्मों में, बहुत जैसे नियम कायदे से जो चलती थी ना फिल्में, वो टूटा। और मेरे ख्याल से जंगली फिल्म, जी मैं वहीं आ रही थी। मैं समझती हूँ कि वो एक सोशल स्टेटमेंट था। मैंने इस पर लेख भी लिखा था, उसका जो गाना है चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जी, ये दिस वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। राइट। तो एक तरह से बाउंड्रीज को तोड़ के बाहर निकलने वाली है, एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट से अलग हटकर कुछ जब किया जाता है, एक नया डायमेंशन खोला जाता है। तो ये गाना आपकी पसंद का हम लोग अभी सुन लेते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आप सुन रहे हैं लिटरेरी गुरु 102.6 एफएम रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ स्वाति, हमारे साथ हैं मृदुला गर्ग जी।
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। मेरे सीने में भी दिल है मेरे भी कुछ अरमान। मुझे पत्थर तो न समझो, मैं हूँ आखिर एक इंसान। राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली, राह मेरी वही जिस पे दुनिया चली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। सर्द आहें कह रही है ये कैसी बला की आग। सोते सोते जिंदगानी घबरा के उठी है जाग। मैं यहाँ से वहाँ जैसे ये जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो। प्रोग्राम का नाम है लिटरेरी गुरु। मेरा नाम है स्वाति और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मृदुला गर्ग। और ये एक राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, थिंकर हैं और इनसे हम लोग कर रहे हैं बहुत ही अमेजिंग बातचीत। और जब नई थॉट्स की बात आती है, नए विचारों को लाने की बात आती है, तो उसमें राइटर्स का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा माना जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप भी एक विजनरी गिनी जाती हैं, यू हैव बीन अ क्रिएटर ऑफ न्यू थॉट्स, वो जो चीज़ें आपने बरसों पहले लिखी, हमारी सोसाइटी अब जाकर उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। दो तरह की चीज़ें जो मैं लिखती रही। एक तो जो स्त्री का सवाल है कि स्त्री को मैंने एम्पावर नहीं किया, मेरी स्त्रियां एम्पावर्ड थीं। जो भी मैंने स्त्री के किरदार लिए वो अलहदा थीं। आपने लिखा है कि आपकी जो राइटिंग है वो फेमिनिन इशू से ज़रूर जुड़ी है, बट इट इज़ नॉट फेमिनिस्ट। देखिए, इंसान फेमिनिस्ट हो सकता है, पुरुष भी स्त्री भी, राइट। मगर जो लेखन है वो कभी भी किसी इज्म से जोड़कर नहीं किया जाता जी। उसमें इतना श्लेष होता है, इतनी नाजुक ख्याली होती है, इतने उसमें पाठ होते हैं जिसको कहा जाता है। हर पाठक उसको अपनी नजरिए से देखता है जी। हर पाठक को उसमें कुछ अलग मिलता है। और अगर वाकई वो किताब दमदार है तो वक्त के साथ उसमें नए नए पाठ उजागर होते हैं। तो यही मेरा मंतव्य था। मैं जिस स्त्री के बारे में बात कर रही हूँ, और सब अनायास होता था, जानबूझकर मैं उस स्त्री को नहीं गढ़ रही होती थी जी।
मगर वो अपने तरीके से सोचती थी। एंड हाउ मच ऑफ इट वाज, आई कैन से कि आपके ऑटोबायोग्राफिकल रहा या जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स रहे, वो कितना रिफ्लेक्ट हुआ है आपकी इन किरदारों में? रियल लाइफ कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं जी। क्योंकि मुझे बहुत विलक्षण औरतें मिली, बहुत नायाब औरतें मिली। क्या बात। ये मेरी खुशकिस्मती थी, लेखिकाएं नहीं, आम औरतें, जी। बहुत नायाब औरतें मिली। और उन्होंने कहीं ना कहीं इतना मुझ पर असर डाला कि जब मैंने औरतें गढ़ी तो किसी एक औरत पर एक औरत नहीं गढ़ी गई, पर मिलजुल कर जी। उनका असर उस पर हुआ। 1975 में मैंने पहला उपन्यास लिखा। संयोग से वो पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। लोगों ने कहा कि भाई ये स्त्री विमर्श पर लिखती है, मगर मैं स्त्री विमर्श पर नहीं लिखती थी, मैं अर्धनारीश्वर विमर्श पर लिखती थी। मैं उस नर और नारी के बारे में लिखती थी जिसमें नर में नारी पक्ष हो और नारी में नर पक्ष हो, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिसमें दोनों नर और नारी पक्ष न हो। वाकई। तो मेरा लेखन जो था वो पुरुषों से भी उतनी ही हमदर्दी रखता था जितना स्त्रियों से रखता था। आपके पहले उपन्यास का आपने जिक्र किया और मुझे याद आता है कि आपकी जो माताजी थी उनका भी बहुत ज्यादा असर आपके ऊपर रहा। उस किताब के बारे में आपने मुझे एक बात बताई थी, मैं चाहती हूँ आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें। उस किताब का नाम उसके हिस्से की धूप था, जिसमें वो जो नायिका थी उसकी, वो अपने पति से तलाक लेकर किसी दूसरे इंसान से शादी कर लेती है। 4 साल बाद वो पूर्व पति से फिर मिलती है और उसकी समझ में यह आता है कि जिसे वो उदासीनता समझती थी वो असल में उसकी उदारता थी, कि वो उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता था, वो जैसे जीना चाहती थी उसे जीने देता था। तब उसे लगता था क्या है, प्रेम ही नहीं जतलाता जी, मैं कहीं चली जाऊं पूछता ही नहीं तुम कहाँ गई, इतनी देर तक कहाँ थी जी। तो अब उसकी समझ में आता है कि दरअसल यही वो चाहती थी। ये वापस जब अपने दूसरे पति के पास लौट रही होती है तब वो अपने आप को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रही होती है अपनी जिंदगी के बारे में, और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि पुरुष बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होता। आप एक मर्द से दूसरे मर्द के पास चले जाएं, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो कुछ पाना है अपने भीतर से पाना होगा। तो उस वक्त मेरी माँ ने कहा जब उन्होंने पढ़ा ये कि इस किताब को बीए की कोर्स में लगा देना चाहिए। That's wonderful. मुझे अचरज हुआ, मैंने कहा क्यों भाई बीए के कोर्स में क्यों लगा देना चाहिए? हाँ जी। कि जिससे लड़कियां 2 बातें सीखें। एक ये कि जिंदगी में इश्क या प्रेम का बहुत महत्व होता है। दूसरी बात ये समझें कि वो इश्क बार बार करने से कुछ मिलता नहीं जी। आप चाहे 24 बार कर लें चाहे एक ही बार करें, जो आपको मिलेगा वो आपके अपने अंदर से मिलेगा। मुझे लगता है कि आपकी मदर का जो ये ओपिनियन रहा, ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस समय आपके लिए रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और वाकई में जो हमारा दृष्टिकोण होता है उसमें हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे अनुभवों का बहुत ज्यादा हाथ होता है। और यहाँ पे एक अनुभव जो मृदुला जी का है वो है देवदास से जुड़ा हुआ, बहुत ही अमेजिंग गाना है जो आपकी पसंद का है। और नेक्स्ट हम सुनने जा रहे हैं देवदास मूवी से गाना। कोई भी रिश्ता बनाया
102.6 FM रेनबो का ये प्रोग्राम लिटरेरी गुरु आपके लिए समेट लाता है साहित्य जगत की जानी मानी हस्तियां, जिनसे हम लोग इस प्रोग्राम में बातचीत करते हैं और उनके साथ बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान है मृदुला गर्ग। इनसे हम पूछने वाले हैं एक बहुत ही टफ क्वेश्चन। ज्यादातर राइटर्स जो है मृदुला जी, उनसे अगर कहा जाए कि आप अपनी एक क्रिएशन को अपनी बेस्ट बताएं तो वो नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सवाल होता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। तो ये टफ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, इसका जवाब क्या है? आपकी बुक्स में से, आपकी अपनी लिखी हुई किताबों में से वो कौन सी किताब है जो आपकी फेवरेट है? ऐसे स्वाति की किताब अलग अलग तरीके से पसंद होती है, अलग अलग वजूहात होते हैं पसंद करने के। मगर ये मानकर चलो स्वाति कि अगर आपने 6-7 किताबें लिखी हैं, उनमें जो किताब आपकी सबसे अच्छी होगी उस पर बात नहीं होगी जी। मतलब जैसे आपकी नियति होती है ना, फेट होती है, वैसे कृति की भी होती है। तो जो कृति अलहदा होगी, बिल्कुल अलग होगी जी, उस पर ना आलोचक बात करेंगे ना पाठक बात करेंगे जी। कुछ होता है जो उन्हें वो करने से रोकता है। तो मेरी जो अपनी प्रिय किताब है, मुझे जो अपनी सबसे अच्छी किताब लगती है, उसका नाम है मैं और मैं। 2-4 लाइनों में बतलाती हूँ जी। 2 लेखक हैं, एक जिसको हम उच्च वर्ग कहते हैं, उसकी लेखिका है, औरत है, और एक बिल्कुल ही निम्न वर्ग का लेखक है, पुरुष है। ये पुरुष लेखक जो है वो बाकायदा जीनियस है, मगर वो कोई काम धंधा नहीं करता। ओके। उसकी सीधी सी फिलॉसफी है कि मुझे समाज ने इतना मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा इतना शोषण किया जी, कि मुझे अब अधिकार है मैं जिसके साथ जो मर्जी आए करूं जी। तो धीरे धीरे ये बात खुलती है कि दरअसल वो साइकोपैथ है। साइकोपैथ वो होता है जिसको कभी अपराध बोध नहीं होता। बिल्कुल, वो हत्या भी कर देगा तो उसे अपराध बोध नहीं होगा जी। तो वो मुतवातिर इस औरत से पैसे वसूलता है, जो फीमेल लेखिका है, फीमेल लेखिका है, और हमेशा वो ये कहता है कि अभी दे दीजिए, परसों बस में लौटा जाऊंगा। और वो कभी लौटाता तो खैर है ही नहीं, और मांगने आ जाता है। तो ये काफी जहनी औरत है और अच्छा लिखती है, मगर वो जीनियस है, उतना अच्छा नहीं। राइट। तो इतना अच्छी अक्लमंद औरत होते हुए भी वो उसके जाल में क्यों फंसती है? कोई भी ये पूछ सकता है कि आखिर जी वो क्यों उससे मिलती रहती है बार बार। तो वो जाल में इसलिए फंसती है कि वो खुद भी उसे जाल में फंसा रही होती है, क्योंकि वो उसके लेखन के लिए एकदम जरूरी हो गया। जब तक वो उससे बात ना करे, उसके भीतर वो पैशन ही नहीं जगता, वो उथल पुथल ही नहीं होती, वो ऊर्जा ही नहीं आती जिससे वो लेखन करे। तो उसे वो अपने लेखन के लिए एकदम जरूरी, अपरिहार्य लगने लगा है, और उसलिए वो उसे पैसे देती जाती है जब वो मांगता है। हालांकि कुछ दिन बाद वो बेइंतहा तंग आ जाती है, क्योंकि जब वो उसका शोषण इंतहा पर पहुंच जाता है और वो उसके पति को भी समेट लेता है, उनसे भी पैसे मांगता है, करता है। अंत में क्या होता है, इसे लगता है कि भाई अब किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना, और वो अपनी बातें बतलाता है, उसको अंतरंग बातें बतलाता है, और ऐसा दिखलाता है कि उसने पता नहीं क्या क्या गलत काम किए हैं, मगर वो इतनी महान है कि वो उसे माफ कर देगी। तो अंततः वो क्या करती है, ये इसका क्लाइमैक्स है जी, कि वो उससे झूठ बोलता है कि मणिकौड़ उसकी कहानी पर फिल्म बना रहे, और बड़ा रंगारंग तरीके से बतलाता चला जाता है। मैं फिर मिला तो उन्होंने ये कहा, मैं फिर मिला तो ये कहा। उसे समझ में आ जाता है ये झूठ है। तो वो उससे कहती ये है कि हाँ मेरी मणिकौड़ से बात हो गई और उन्होंने बताया कि ये बातें हुई हैं और वो फिल्म बना रहे जी, और फला दिन वो उसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं। अब ये बौखला जाता है जी, अरे ये तो सारा का सारा झूठ था वाकई। तो वो सोचता रह जाता है कि क्या मैं पूरी जिंदगी सच ही बोलता रहा, और ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे फिर उसका दिमाग गड़बड़ा जाता है जी। तो इस तरह वो अपना प्रतिशोध तो ले लेती, अपना बदला तो ले लेती है उससे, मगर वो खुद भी, क्योंकि उसने मानवीय मूल्यों को साहित्य के लिए सैक्रिफाइस किया है, उनका बलिदान दिया है जी, तो वो खुद भी फिर देखती है कि वो आगे लिख नहीं पा रही। मुझे कहना चाहिए कि आपकी जो स्टोरी लाइन है इस किताब की, ये साइकोलॉजिकली इंट्रीगिंग है, और साथ ही साथ इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरपर्सनल एलिमेंट्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम आजकल जिस तरह का हमारा मीडिया है, या जिस तरह की हमारी आजकल फिल्म्स बन रही हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि किसी को वाकई इसके ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। और मृदुला गर्ग जी की फेवरेट बुक जो इन्होंने लिखी है मैं और मैं, उसके बारे में अभी हमने इनसे जाना। लेकिन जब फिल्म्स की बात आती है तो शम्मी कपूर की तरफ मैंने देखा है कि आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा ही है।
हाँ, तो चलिए शम्मी कपूर जी का एक और गाना हम सुन लेते हैं, आप ही की पसंद का, बार बार देखो हजार बार देखो। देखने की चीज है मेरा दिलरुबा। बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो, ओ बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाजवाब ये अदा। टाले हो टाले हो टाले हो, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ दिल मिला। एक जाने महफिल मिला या चिराग मंजिल मिला, ये न पूछो के कहाँ। नया नया ये आशिकी का राज है मेरा। टाले हो टाले हो टाले हो, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। बल्ले बल्ले उठ के मिस्टर क्यों चले, प्यार पे मेरे कहो क्यों जले, बैठ भी जाओ मेहरबान। दुआ करो मिले तुम्हें भी ऐसा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा। टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो टाले हो। आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो पर लिटरेरी गुरु। मेरा नाम है स्वाति, हमारे साथ हैं मृदुला गर्ग जी। मृदुला जी, हर राइटर को एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए होता है अपने विचारों को डिस्कस करने के लिए, और अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए कोई चाहिए होता है। आपका साउंडिंग बोर्ड कौन है? वो हमेशा से मेरे पिता रहे हैं और हम दोस्त थे। ऐसा बहुत कम होता है, हम हर तरह की बात कर सकते थे और वो हमें साहित्य भी पढ़कर सुनाया करते थे।
और ख़ास बात ये थी कि जैसे शेक्सपियर की वो सोनेट सुनाते थे जो बहुत कामुक हैं, और वो हमेशा फिर ये कहते थे कि साहित्य में कुछ अश्लील नहीं होता, भदेस हो सकता है मगर अश्लील नहीं होता। जी, आपने बताया। उसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ूं। वो खुद भी अर्थशास्त्र पढ़े हुए थे, तो मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा और पढ़ाया। मगर जब मैंने वो छोड़ के हिंदी में लिखना शुरू किया तो उन्हें काफ़ी मायूसी हुई। वो कहने लगे कि हिंदी में तुम लिखोगी, कौन पढ़ेगा, क्या होगा। मैंने कहा मैं जो लिखूंगी वो आप पढ़ेंगे, पहले आप हिंदी सीख लीजिए। जी। तो फिर उन्होंने बाकायदा, हिंदी आती तो थी, गांधी जी की वजह से सभी को आती थी, मगर ये है कि हिंदी में पढ़ते नहीं थे, उर्दू वगैरह में पढ़ते, फारसी में पढ़ते थे। तो उन्होंने पढ़ा मेरा उपन्यास और ये बहुत बड़ी बात थी जी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये फालतू काम कर रही हो तो। और उससे बात ये थी कि जैसे वो बहुत ज़हनी थे, तो हम राजनीतिक बातें, जैसे जब चीन ने हमला किया हिंदुस्तान पर, तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की तरह जी अपने एशिया के देशों के बीच कुछ नहीं बनाया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और उस वक्त ये बात कहना, यानी आज तक हमसे वो हुआ नहीं है और वो हम पिछड़े रहे हैं। मैं अर्थशास्त्र पढ़ भी रही थी जी। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि इम्तिहान में प्रश्न आने थे, तो मैं कुछ बीमार हो गई थी, तो मैंने कुछ किताब एक जो कोर्स में थी वो पढ़ी नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अर्थशास्त्र में तो तुम गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर प्रश्न के कई पहलू होते हैं और उसके कई जवाब होते हैं। जी। तो जो तुम सोचती हो लिख दो, किताब में क्या लिखा है इससे क्या लेना देना है। उन्होंने हमेशा एक बहुत ही इंडिपेंडेंट थॉट की तरफ आपको प्रेरित किया है थ्रू आउट, और यही मैंने किया। और तुम अचरज करोगी, उसी पेपर में मुझे सबसे ज्यादा अंक भी मिले। क्या बात है। तो ये होना मन में कि हाँ हम कर सकते हैं, हम अपनी तरीके से सोच सकते हैं, ये उनका बहुत बड़ा योगदान था जी। उसके साथ मेरी माँ का योगदान भी था ही कि वो पढ़ती थी, तो उनको देखकर हमने पढ़ने सीखा। और एक ये था कि वो रसोई में कभी नहीं गई जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ें करें जो दुनिया करती है। फिर भी उनकी बहुत इज्जत थी उनकी ससुराल में, मैं बतलाना चाहती हूँ। क्यों थी इज्जत जी? क्योंकि वो हमेशा सच बोलती थी। कभी कभार तो हर आदमी झूठ बोलता है, मगर 90% आप सच बोलें, ये बहुत बड़ी बात होती है वाकई में। और इसके लिए आपको बहुत कुछ सहने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैं आपसे एक बात यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। आपने बताया पिताजी जो थे वो भी उर्दू पढ़ते थे, आपकी माताजी को भी उर्दू का बेहद अच्छा ज्ञान था, लेकिन आपने जब लिखने के लिए अपना जो भाषा चुनी, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, वो आपने हिंदी चुना। मैंने हिंदुस्तानी चुना जी। वो हिंदी उर्दू मिला हुआ, जिसे गांधी जी कहते थे कि ये हिंदुस्तान की भाषा है, वो चुना। शुरू में मैंने कुछ अंग्रेजी में भी लिखा, मगर मुझे यह लगा कि अंग्रेजी में लिखकर मुझे भाषा का रचाव नहीं मिलता जी। मैं उसमें प्रयोग नहीं कर सकती, मैं जैसे मर्जी भाषा को तोड़ मरोड़ नहीं सकती, और उसकी वोकैबुलरी बहुत कम है अंग्रेजी की हिंदी के निस्बतन। आजकल ऐसा नहीं सोचते, आजकल लोग उल्टा सोचते हैं, उन्हें लगता है कि इंग्लिश में एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्हें वोकैबुलरी नहीं चाहिए जी। क्योंकि आजकल भाषा का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप लिखते हैं ईमेल में एब्रीविएशंस करके जी। आप मैसेज कर देते हैं। भाषा का रचाव, भाषा का सौंदर्य, और ये सोचना कि भाषा हम हैं, हम भाषा हैं। जिस दिन हम भाषा को भूल जाएंगे, हमारे दिमाग का एक हिस्सा कुंद हो जाएगा, क्योंकि जो उसी में हम बार बार घूमकर नई नई चीजें ढूंढते हैं। तो वो आजकल लोग नहीं सोचते, इसलिए एकांगी होते हैं, एक दिशा में जाते हैं, अनेक दिशाओं में नहीं जा पाते जी। तो हिंदुस्तानी भाषा, गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, उर्दू और हिंदी मिली हुई जो भाषा है वही हमारे देश की भाषा है। और उसी में जब आप बात करते हैं तो आप चाहे कुछ और कह रहे हो, आप असल में सोच क्या रहे हैं वो दूसरे आदमी तक पहुंच जाता है। हिंदुस्तानी भाषा की जब बात आती है तो हमारी फिल्मों में और हमारे सॉन्ग्स में उस भाषा को हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं, उसने पॉपुलराइज भी किया है। तो आइए आपकी पसंद का अगला गाना सुनते हैं। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुप
छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। कैसे कहे क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे, करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे, पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम रास नहीं, शीशे की एक दीवार है जैसे दरमिया, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। हमने जो था नगमा सुना, दिल ने था उसको चुना, ये दास्तान हमें वक्त ने कैसी सुनाई, हम जो अगर हैं गमगी वो भी उधर खुश तो नहीं, मुलाकातों में है जैसे घुल सी गई तन्हाई, मिलके भी हम के भी गुल खिलते नहीं, आंखों में है बहारे दिल में खिजा, सारे सहम नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरा है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। आप सभी सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो पर लिटरेरी गुरु मेरे यानी स्वाति के साथ। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में शामिल है माय काइंड ऑफ एम्पावर्ड वुमेन मृदुला गर्ग जी, जिनसे हम जान रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनके अवार्ड्स के बारे में, और इसके अलावा वो सब कुछ जो इनसे जुड़ा है। इतने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस को हमने कोशिश की है समेटने की हमारे इस 1 घंटे के प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो पर। मृदुला जी, व्हेन इट कम्स टू मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, राइटिंग पहले आपकी ज़िंदगी में आई और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आया नाटक,
और वो आपकी ज़िंदगी में उसने बहुत बड़ा अहम किरदार जो है वो प्ले किया है, तो उसके बारे में हमें बताइए। दरअसल स्वाति, नाटक मेरे जीवन में पहले आया। जी। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और मैं बहुत शर्मीली थी। मतलब मैं, कोई मेहमान आते थे घर तो मैं बाथरूम में छुप जाती। क्या बात तो कर जो रहे हैं? वो तोहफे लाते थे वो जी। सब मेरी बहन ले लेते। मगर जाहिर है कि मंच पर जाना तो मेरे लिए बहुत अजाब था। पढ़ाई लिखाई में मैं अच्छी थी। जी। तो हमारी जो अंग्रेजी की टीचर थी वो बड़ी ड्रामाबाज थी। अच्छा। मतलब वो ड्रामा करती थी। जी। तो उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि वो ऑडिशन होगा, उसमें सबको चलना है। जी। तो मैंने मन में तय किया हुआ था कि मैं तो जाऊंगी नहीं। अच्छा। मगर वो मुझे जबरदस्ती तंज के साथ कहा कि हुजूर जाना है आपको, जी, वहां पर जी। खास तौर पर आपको जाना है। तो पोर्शिया का संवाद, वो कोर्ट सीन जो है उसका चुनाव करना था। तो मैं वहां गई तो इस उससे थी कि मुझे नहीं चुने, मैं अपना जाऊं, जाके किताब पढूं। मगर जितनी देर मैं वहां रुकी रही और लोग पढ़ते रहे, मुझे सब कुछ रट गया, पोर्शिया का सारा संवाद। यू वर सो गुड विद राइटिंग एंड ऑल। नहीं, जी। तब तक तो मैंने लिखना शुरू ही नहीं किया था, तो मैंने बहुत बाद में शुरू किया। जी। तो मैं जब मंच पर गई तो एक तो ये बात थी कि मेरी नज़र कमज़ोर थी, जिसका मुझे तब तक पता नहीं चला था। अच्छा। तो मुझे सब लोग धुंधले दिख रहे थे, दिख ही नहीं रहे। जी। ऊपर से मुझे सब कुछ याद था। और जब मैं मंच पर गई तो मुझे लगा मैं पोषा, और सब लोग मेरे लिए बेकार मतलब हो गए। ओके। परछाइयाँ होती, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। धुआंधार मैंने एक्टिंग की, पोषा की, और किसी और को प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत होती थी तो वो भी कर देती थी मैं। तो जब मैं नीचे उतरी तो बिल्कुल सनाका छाया हुआ था। जी। तो उसके बाद ये जो हमारी टीचर थी मिस अंसारी, वो कहने लगी, मुझे पता था तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करोगी और मुझे जी। मालूम था कि यही तरीका है तुमसे करवाने का। जी। मैंने कहा, नहीं, मुझसे अच्छी अदाकारा तो आप हैं। वाकई में। मगर उससे मेरा बहुत भला हुआ। उससे हुआ क्या कि मेरी समझ में ये आ गया कि जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए तो मान लो कि ये नाटक है जी। और दृश्य है, बीत जाएगा, तो उसके लिए डरना क्या। और फिर जब ऑडियंस नजर नहीं आ रही हो तो उसका अस्तित्व जो है वो बहुत ही गौण हो जाता हाँ, है। मगर वो फिर जी। जब आती भी थी नजर, जब चश्मा लग गया, तब भी मैं उसे गौण ही मानती रही। और जब भी कहीं मुझे लेक्चर देना होता था, जैसे बर्कले में मुझे लेक्चर देना है, जी। तो मैं यही सोच लेती थी, अच्छा ये नाटक हो रहा है और अभी हम बोल के चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो जी। उसी से एक और मार्के की बात समझ में आई जी। कि मैं सोच लेती थी कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है, अब कल होएगा नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है, आप क्या करते हैं। तो ये फिलॉसफी जो थी, उसने मेरे लेखन में मुझे बेबाक लेखन करने की क्या बात। प्रेरणा दी। क्योंकि और- मैं कुछ भी लिखूंगी, कुछ होगा तो है नहीं, जी। उसका कोई मुआवजा मुझे अदा करना नहीं पड़ेगा। और आज आपको देख के कोई नहीं मानेगा कि एक समय पे आप बहुत शाई या इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, एंड वेल थैंक्स टू योर ड्रामा टीचर। थैंक्स टू माय ड्रामा टीचर। यस। वाकई में, क्योंकि अगर वो आपको मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन से परिचित नहीं कराती या आपके ऊपर फोर्स नहीं करती, वो ड्रामा अगर आपके ऊपर फोर्स नहीं किया जाता, तो क्या आप अपने आप कभी भी स्टेज पे जाती? नहीं जाती। हाँ, जब मैं पढ़ती थी या मैं लिखती थी बाद में, तो जब मैं उसको पढ़ती थी ना, मैं ऑडियो, मेरा लेखन का जो माध्यम है वो ऑडियो है। कुछ जी, लोग देख जी। कर लिखते हैं, जी। कुछ लोग सुनकर लिखते हैं, मैं सुनकर लिखती हूँ। मैंने जितना आपको पढ़ा है, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की कि जो लेखन है आपका वो बहुत ही ऑडियो स्टाइल है। जब सोच को भी लोग दिखाते हैं तो थोड़ा पैसिव हो जाते तो वो उसको भी जब मैं अपनी कहानी पढ़ती जी। हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मैं भूल जाती हूँ कि मेरी अपनी कहानी है, मगर वो जो उतार चढ़ाव है, वो जो नाटकीयता है, जी। वो जो अपने से दूसरे में प्रवेश करना है, मतलब आप अपने को मार कर दूसरा बनते हैं। जी। अरे इससे बड़ा रोमांच क्या हो सकता है। वाकई एक में। जिंदगी में आप 2 बार 3 बार जी लेते हैं। तो ये एक अभिनय से मिलता है, लेखन से भी मिलता है। जी। और दूसरे का जो स्टाइल है उसे अपना लेना, ये हमारे एक्टर्स की जो है खासियत होती है। और इसमें मुझे मालूम है कि आपको हमारे आजकल के जो एक्टर्स हैं उसमें संजय दत्त जी हैं, वो आपको पसंद है, और खासकर लगे रहो मुन्ना भाई में जो उन्होंने परफॉर्म किया है, पल पल पल, दैट इज वन ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स। तो वो अभी हम सुनते हैं, अपने सभी श्रोताओं को भी सुनवाते हैं। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल
लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे कि जैसे खूबसूरत घर। तू जो है साथ तो ये अंबर लगे कि जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। हाँ 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 ला 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 ला। कल क्या हो किसको खबर, लगता है डर, लगता है डर। इस पल में सिमटे उम्र, रात कटे ना कभी हो सहर। अच्छा बताओ, दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल की इतनी सारी बातें कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। दिल पर टूटा है ये कैसा कहर, तुमको पाकर खोने का है डर। प्यार का ये ढाई आखर कैसे लिखोगे इस छोटे खत पर। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल। कैसे कटेगा पल हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। ला 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 ला। आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। प्रोग्राम का नाम है लिटरेरी गुरु। मेरा नाम है स्वाति और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला जी, आपको करेजियस राइटिंग के लिए ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क ने सम्मानित किया है, तो उसके बारे में हमें बताइए। अरे वो तो यूं ही घट गई बात थी। अच्छा। कि पता नहीं क्या सूझी कि हमें गिरफ्तार कर लिया किताब के लिए। जी। चितकोबरा नाम था किताब हाँ का। तो उनके हिसाब से उसके 2 पन्ने अश्लील थे या उन पर केस किया जा सकता था, उसका जो भी मतलब नहीं जानती। ओके। तो उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मुझे जेल में रहना नहीं पड़ा जी। क्योंकि उससे पहले ही हमारे वकील ने गवर्नर को एक खत लिखा कि आपको कुछ करना ही है तो किताब को बैन कर दीजिए, तो हम फिर आपसे लड़ेंगे, मगर आप लेखक को किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, आपको ये अधिकार नहीं है। तो खैर फिर उन्होंने वो अगले दिन केस गवर्नर ने वो वापस ले लिया। उसके बाद मैं लिखती रही जी। इसका मुद्दा ये था कि मैं लिखूंगी नहीं, उसके बाद मैं डर जाऊंगी। जिन दिनों ये हुआ उन दिनों में एक अपना बड़ा उपन्यास, राजनीतिक ऐतिहासिक उपन्यास अनित्य लिख रही थी और मैं लिखती रही। इससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा जी। 1979 में ये हुआ और 1980 में अनित्य छप गया। तो फिर उन लोगों ने सोचा अरे यार बेकार, ये इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना मैं किसी के पास गई ये कहने कि भाई मुझे बचाओ, कुछ नहीं। तो मैं लिखती रही। तो एक तरह से करेज की बात ये थी जी कि मैं लिखती रही। फिर इसके लिए क्योंकि उसमें मुझे जेल जी जाना पड़ा था और उससे मेरा नुकसान बहुत हुआ,
मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया जाता था। हर बात में वो ये कहते थे उसके साथ को ख्याति जुड़ी हुई है जी। चितकोबरा के साथ, तो उसकी वजह से वो हेलमन हैमिट ग्रांट मिला। मृदुला जी, आपकी बहुत सारी कृतियां जो हैं वो अलग अलग भाषाओं में अनुवादित हुई हैं और उसकी वजह से एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो है वो भी आपको मिला है, तो हमें उसके बारे में बताइए। कई भाषाओं में सबसे पहले अंग्रेजी आती है। जी बिल्कुल। अंग्रेजी में जो अनुदित हुई हैं कुछ तो मैंने खुद ही की हैं जी। और जो औरों ने की हैं उसमें भी मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है। मतलब इन कोलैबोरेशन विद द ऑथर उस पर लिखा हुआ आता है जी। उसका मतलब ये होता है कि ऑथर ही ने मगर उसके अलावा अन्य भाषाओं में भी अनुदित हुई जिन भाषाओं को मैं नहीं जानती, जैसे जर्मन में हुई है और जो बहुत ही सबसे ज्यादा दिलकश था वो जापानी में हुई है। क्या बात है। कठगुलाब का उपन्यास जापानीज में हुआ है जी चितकोबरा का उपन्यास रशियन में हुआ है। जी। तो ये थोड़ा अलग हटके था और जापानी में जब अनुवाद हुआ तो वो बहुत ही दिलकश अनुभव था क्योंकि जिस महिला ने वो अनुवाद किया उन्होंने मुझे 200 खत लिखे। 200 खत? 200 खत उसके दौरान लिखे जी। और हर खत में 8-10 सवाल रहते थे। क्या बात। और उनकी मैं फिर जवाब देती थी उनको जी। क्योंकि वो ये कहती थी कि हिंदुस्तान ठीक ठीक अंतरराष्ट्रीय हुआ है जी। जापान अभी भी जापान है। इसलिए बहुत सी आपकी बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं, जैसे मेल शॉविनिस्ट का क्या मतलब है जी। या अंग्रेजी के इतने शब्द हमारे हिंदी में आ जाते हैं, बंगला के आ जाते हैं, पंजाबी के आ जाते हैं, बिल्कुल जगह जगह से आ जाते हैं। तो वो सब वो पूछती रहती थी जी। तो इतना उन्होंने निष्ठा से उसको किया। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी जो है उनका भी रोल रहा होगा अनुवाद करने में। बहुत बड़ा रोल रहा। और सबसे मजेदार बात ये हुई इस बात की जो जो किताब में घटता था वो उनके जीवन में घटने लगा। क्या बात। मतलब इस हद तक कि जैसे पहले उन्होंने कठगुलाब नहीं देखा था, तुमने भी शायद ना देखा हो, वुड रोज होता है वो, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ तो होता है नहीं, तो अफ्रीका एशिया में होता है। तो मैंने उनको एक फोटो तो भेज दी वेब से निकाल के। मगर एक दिन जब वो ऐसे ही सड़क पर जा रही थी तो एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, अफ्रीका से आई थी। तो अंदर गई तो सामने कठगुलाब रखा, उन्होंने खरीद लिया। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे उपन्यास में सरसों का साग और मक्की की रोटी की बात है। पंजाबी ज्यादा उसके लिए पैशनेट महसूस करते जी। तो वो कहती भाई वो क्या होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो किसी के घर गई तो उनके यहाँ कोई हिंदुस्तानी आई हुई थी तो उसने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाई हुई थी। तो इस तरह जो जो हो रहा था वो उनके साथ हो रहा था। बड़ा ही कोइंसिडेंस हुआ उनके साथ। उसके ऊपर उन्होंने बाद में लिखा भी जी। शिव शिव कनेर करके उन्होंने एक लेख भी लिखा इस पर। तो ये जो था ये तब होता है जब आप आत्मसात कर लो किताब, वो आपकी किताब हो जाए जी। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं किताब का अनुवाद करके उसकी पहली प्रति अपनी 100 बरस की माँ को दूंगी और उनको मैं पढ़कर सुनाऊंगी। और ये हुआ। ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा आपके लिए मुझे लगता है, और उनके लिए भी। और उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो अनुवाद सिर्फ अनुवाद नहीं होता, उसमें कई जिंदगियां आकर जुड़ जाती हैं। वाकई में एक संस्कृति उसमें जुड़ जाती है। तो इसलिए अनुवाद का महत्व होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक भाषा से वो दूसरी भाषा में। लेकिन अनुवाद जब हो जाता है किसी भी साहित्य का तो उससे जो ऑडियंस है वो ज्यादा वाइड हो जाती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है, और बहुत से लोग जिन तक ये कृति शायद नहीं पहुंचती उन तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा रोल है। कई बार अनुवाद करने में अर्थ खो जाते हैं, ऐसा भी होता है, खराब अनुवाद हो। पर मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से सुपरवाइज किया है अपनी ट्रांसलेशंस को, तो आपने ऐसा होने नहीं दिया होगा। मेरे अनुवाद अमूमन अच्छे हुए हैं जी, जो मेरी किताबों के हुए हैं। सब लोग ऐसा नहीं कह पाते, ज्यादातर राइटर्स इनफैक्ट ऐसा नहीं कह पाते। कुछ 1-2-4 कहानियों के बुरे हुए हैं तो मैं फिर कहती हूँ इसको छोड़ दो okay. बुरे में डालो। जी जी जी। अनुवाद जो है, जैसे मैंने कहा कि ऑडियंस तो मिलती ही है, सिर्फ किताब को ऑडियंस नहीं मिलती, आपके देश को ऑडियंस मिलती है जी, आपकी संस्कृति को ऑडियंस मिलती है। तो एक तरह से आप एक योद्धा का काम कर रहे हो जी। राइटिंग जहाँ आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ जो छोटा सा हिस्सा थोड़ा और बचता है, उसमें वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो राइटिंग के अलावा आपको पसंद है? राइटिंग के अलावा एक तो मुझे बागबानी पसंद है जी, और उसमें मैंने इकेबाना भी सीखा, और पुष्प सज्जा जैसे फूल सजाने की जो कला है, जापानीज आर्ट। वो जापानीज छोड़ दिया, फिर वो मैं उसको मृदुला इकेबाना नहीं मृदुला बाना कहती हूँ। क्या बात। तो मतलब वो मेरा अपना तरीका है, और कुछ भी झाड़ झंकार सब चीजों से मैं बना लेती हूँ। और ड्रिफ्टवुड का मुझे शौक है, उससे भी आकृतियां मैंने बनाई हैं। तो कार्व करके बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, उसको सजाते हैं? जी, प्राकृतिक शेप होती है उसी को लेके उसमें पास बहुत थोड़ा सा
अंतर लाते हैं, जी। बहुत कम उसमें अपना हाथ लगाते हैं और उससे ही फिर वो आकृति बन जाती है। जी। जैसे एक पेड़ गिरा था तो उसमें से एक अंश मैंने कटवाया तो वो नरसिम्हा अवतार लगता है पूरा। जी। तो इस तरह की चीजें करने का शौक है। तो क्रिएटिविटी हर एक्टिविटी में आप ढूंढ ही लेते हैं, कहना चाहिए। हाँ, क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। और उसके अलावा मतलब लोग जब लिखते हैं तो जी। लेखन उनके जीवन का केंद्र होता है। मेरे जीवन का केंद्र लेखन नहीं था। मेरे जीवन का केंद्र मेरे जी। बच्चे थे, मेरे 2 बेटे। और मुझे खाना वाना बनाने का खास शौक नहीं था, मगर उनकी फरमाइश पर मैंने तरह तरह की चीजें बनानी सीखी। जी। जब किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना था तब मैं पैनकेक्स और पिज्जा बनाती थी। क्या बात है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहते जी। हुए जहाँ कुछ नहीं मिलता था, तो हम चीज जो भी हमें चाहिए होता था वो हम कलकत्ते से मंगाते थे और फ्रिज में रख देते थे। और उसका जो बेस बनाते थे पिज्जा का, वो ताड़ी इस्तेमाल करके उसको मैदा को उठाते थे, फर्मेंट करने के लिए आप फर्मेंट इस्तेमाल करती थी मैं करते थे। और बनाती थी। जी। तो ये सब जो कुछ हुआ वो बच्चों की फरमाइश पर हुआ। और बच्चे IIT में पढ़ते थे तो जब घर आते थे तो उनका एक फर्रा आ जाता था कि 4 किस्म के केक बना लेना। जी। तो उसमें बनाने में मुझे मज़ा भी आने लगा। और लिखना तो बहुत टेंशन का काम है ना। आपके लिए टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन होता ही है वो, मतलब जी। वो इतना अंदर होता है, इतना भीतर होता है जी। कि वो आप कह नहीं सकते कि जी मैं टेंस हूँ, ऐसा नहीं होता, मगर जी। वो आप टेंस होते हो। मगर ये जो क्रिया है केक वेक बनाने की या इस तरह की या नए नए जी। व्यंजन ढूंढने की, हाँ जी। अजीब अजीब और गरीब किस्म की भिंडी का जी। रायता बना जी, दिया, जी। ऐसी चीजें करने की, तो उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं होता क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगता। तो कुकिंग एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करता है स्ट्रेस आपके बस्टर लिए। की तरह काम करती है। जी। और आगे आने वाले समय में मृदुला जी किस चीज पे काम कर रही हैं, ये हम सभी जानना चाहते हैं। फिलहाल तो एक जरा लंबी सी किताब लिखना है। लंबी सी मतलब कितनी लंबी? मतलब आज तक मैंने 300 से ज्यादा पन्नों की कोई किताब नहीं लिखी। जी। ये लग रहा है कि 300 से पार जा रही है। और ये उपन्यास नहीं है, ये मेमोआ है, ओके। संस्मरण है और बहुत लस्टम पस्टम तरीके से चलता है। जी। मतलब इधर गया उधर गया, इधर गया उधर जी। गया। मान लीजिए आपने कैदियों को कहा कि जाओ छुट्टी, तुम जा सकते हो, जी। तो वो क्यों बना के तो बाहर नहीं निकलेंगे जेल से, भागेंगे ना लस्टम पस्टम। बिल्कुल। तो वैसे यादें भी बंद हैं हमारे दिमाग में, और जब हम उनको याद करते हैं तो वो लस्टम पस्टम बाहर भागते हैं। तो वो एक क्रमिक तरीके से नहीं होता, फिर आपको एक क्रम बिठलाना तो होता है थोड़ा जी। बहुत कि वो पागल ही ना हो जाए बेचारा पढ़ने वाला। मगर इसमें वो औरतें हैं, मेरी दादी, परदादी, नानी, फिर मेरी आया, वो हमारी माँ, और दुनिया भर की और उनकी सहेलियाँ और पिताजी की सहेलियाँ, और फिर मेरी सहेलियाँ, और फिर विदेश की औरतें, और सब तरह की औरतें हैं। उनमें कुछ जी। मर्द भी आ गए हैं क्योंकि कोई कोई मर्द ऐसे मिले जो जी। अंदर से ज्यादा स्त्री थे, जी। औरत ज्यादा थे वो जी। मर्द से थोड़े ज्यादा। अनवेलकम गेस्ट की तरह लग रहे हैं वो। नहीं नहीं नहीं, वो बड़े दिलचस्प थे, दिलकश थे। जी। बल्कि एक पुरुष तो मैंने लिखा है उसमें कि इन नारियों की इस फहरिस्त में, औरतों की इस फहरिस्त में उनका नंबर सबसे ऊपर है। अमेजिंग। तो वो मैं लिख रही जी। हूँ अभी, मैं बहुत काम है उस पर बाकी, जी। तो देखते हैं हो जाएगा। इतनी एक्सटेंसिव जिंदगी को जब आप कुछ पन्नों में समेटेंगी तो मुझे यकीन है कि वो बहुत 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 लंबी कहानी बनेगी, और उस लंबी कहानी को पढ़ने में हम सभी को मजा आएगा। हालांकि आज की इस 1 घंटे की बातचीत में मैं उतना नहीं समेट पाई हूँ आपकी जिंदगी को जितना मैं चाहती थी, लेकिन फिर भी आपसे बातचीत का जो मौका मुझे आज यहाँ पे मिला है उसके लिए मैं बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच मृदुला जी कि आज हमारे स्टूडियो में आप आई, हमसे आपने अपनी जिंदगी की इतनी सारी बातें शेयर की। Thank you, Swati. Thanks a lot, dear, for stopping me from talking more. You know, I would love to listen to you more. मैं चाहती हूँ कि आप बात करती जाएं, मैं सुनती रहूं, लेकिन वक्त जो है ना उसकी बात माननी ही पड़ती वक्त है। तो बहुत जालिम होता है। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को हम जरूर फिर कभी आगे बढ़ाएंगे। हमारे सभी लिसनर्स से हम लेते हैं विदा। मेरा नाम है स्वाति और आज हमने बातचीत की मृदुला गर्ग जी से।